माननीय श्री रामनिवास गोयल जी, मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, राजनीति में मेरे मेंटर और मंच पर आसीन हमारे लवकेश भाई, सुरेश भाई, आदरणीय गुप्ता जी, इस सभागार में उपस्थित हापुड़ और आसपास के क्षेत्रों के सम्मानित अतिथियों, मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज मैं महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और शिक्षाविद मधुसूदन दयाल जी की संपादक जी 18वीं पुण्यतिथि के महोत्सव में यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया, मुझे शरीक होने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य है। सौभाग्य इसलिए भी, जैसा जिक्र किया गया, कि मैं इसी क्षेत्र की मिट्टी से निकला हूँ। सौभाग्य इसलिए भी कि आदरणीय मधुसूदन दयाल जी शिक्षा और पत्रकारिता के जरिए एक समाज, एक राष्ट्र खड़े करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करके गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा और पत्रकारिता में इसलिए लगाया ताकि हम कहें जैसा सपना गांधी जी देख गए या जैसा सपना नेताजी देख गए, उस सपने को सच किया जा सके। मेरे लिए सौभाग्य इसलिए है कि मैं ऐसी महान विभूति के पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिवार द्वारा लिखी इस पुस्तक के लोकार्पण के समय भी उपस्थित हुआ हूँ। निश्चित रूप से अभी मैंने पुस्तक का थोड़ा ही अंश पढ़ा है, और पढ़ूंगा इसको, और मैं थोड़ा बहुत जो पत्रकारिता में कर पाया, मेरे निर्देश ये है यहाँ पुराने समय से जब पत्रकारिता सीख रहे थे रेडियो में, और इंडिया रेडियो की में जाके रिपोर्टिंग करना शुरू कर रहे थे, तो अवधेश भाई हमेशा कलम चलाना सिखाते थे। साथ साथ दिलखुआ से हूँ तो वहाँ शिव कुमार गोयल जी और मिश्र जी, दोनों, उनके आशीर्वचन, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। और इस मिट्टी में एक बचपन से ही 84 की मिट्टी हम बोलते हैं इसको, हिम्मत तो कूट कूट के मिलती है। खाने के लिए पूरा हो ना हो, लेकिन हिम्मत पूरी मिलती जाती है। ये तो इस मिट्टी में है। अपने तो तरीके हैं, जैसे गाँव में, हम तो गाँव में रहते थे, तो 84 में सबसे पहले बच्चों को याद दिला दिया जाता है कि डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं? क्योंकि महाराणा प्रताप के खानदान से इसलिए निडरता, सच को सच कहने की, गलत को गलत कहने की हिम्मत कहीं ना कहीं वहीं से डाल दी जाती है। और इसी को शायद हमारी सामान्य भाषा में संस्कार कहते हैं। तो संस्कारों में आ जाती है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं स्कूल में, कॉलेज में आके इस समारोह में शामिल हुआ हूँ। ये और भी बड़ा संयोग और सौभाग्य दोनों है कि जिस वातावरण ने बनाया, वो हापुड़ का वातावरण, वो भी आप लोगों ने दिया, और जिन्होंने विधायक बनाया वो भी यहाँ बैठे हैं। तो ये आपका बड़प्पन है कि आपने बाबूजी के कार्य छवि से मैच करने की मेरी कोशिश की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना मैं जाना हूं, जितना सुना हूं, और उन जैसे व्यक्तित्व के सामने मैं अंशतर भी नहीं। हम शायद उस दिशा में कुछ कर पाए जितना विकट परिस्थिति के। आज क्या है, हमारे सामने सब सुविधाएं हैं। वीरेंद्र भाई, पत्रकार है, टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है, राजनीति में भी टेक्नोलॉजी और संवाद इतना आसान हो गया है। उस दौर में जब मतलब या तो गांव खेत में खेती किसानी बात होती थी, या पढ़ लिख के थोड़ा बहुत कहीं नौकरी की बात होती होगी, गांव तक हापुड़ भी ग्रामीण इलाके यहाँ है, यहाँ भी कैरियर के नाम पे, सरकारी नौकरी के नाम पे दो ही पद पहुंचते थे, कलेक्टर और डॉक्टर। कलेक्टर कौन होता है नहीं पता होता था, पर कलेक्टर कोई होता है और डॉक्टर कोई होता है। सरकारी नौकरी में इन शब्दों के अलावा कोई शब्द नहीं होते थे। वैसे समय में विद्रोही प्रवृत्ति को अपनाते हुए, सच को सच कहने की हिम्मत करते हुए पत्रकार
पत्रकारिता कर गए, समाज सेवा कर गए, और आज इतने वर्षों बाद पूरे क्षेत्र की विभूतियां इकट्ठे होके उन्हें एक महान शिक्षाविद, एक गांधीवादी, एक चिंतक, इस क्षेत्र को दिशा देने वाले व्यक्तित्व के रूप में याद कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के तो अंश मात्र भी हम अगर कर जाए अपने जीवन में तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। जो बात उन्होंने कही और जो बात आपने पुस्तक में भी लवकेश भाई जिक्र किया बार बार, कि वो जैसा समाज चाहते थे, जैसे व्यवस्था चाहते थे, जैसे देश में चाहते थे, वो शिक्षा से ही संभव है। उसको बनाने का एकमात्र राजमार्ग अगर कहीं से जाता है तो शिक्षा के रास्ते से जाता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम ये सोचे राजनीति आज ऐसा कर जाएगी, हम सोच सकते हैं लेकिन करने वाली नहीं। हम ये सोचे कि ब्यूरोक्रेसी आज ऐसा कर जाएगी, वैसा समाज खड़ा कर देगी, सोच सकते हैं लेकिन करने वाली नहीं। धर्म की संस्थाएं जो भी हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, वो ला नहीं पाएंगी समाज को वहां जैसा बाबूजी सपना देखते थे या नेताजी सपना देखते थे। अगर समाज को वहां लेके आना है तो केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से लाया जा सकता है। कोई बात दिल्ली में हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि, और मैं अगर कहूं जिसका जिक्र आप लोगों ने किया, दिल्ली में मेरी कोशिश, अरविंद केजरीवाल जी की कोशिश, आदरणीय रामदास गोयल जी के नेतृत्व में हमारे सबके मार्गदर्शक हैं और स्पीकर होने के नाते हम जो भी करते हैं व्यवहारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी उनके मार्गदर्शन, उनके आदेश और उनकी मंजूरी से ही करते हैं, व्यक्तिगत ही करते हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि स्पीकर के पद पर बैठते हैं, बल्कि हमारी पार्टी में सारे साथी हम सब लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं दिल से। दिल्ली में जो कुछ हम कर पा रहे हैं उसमें दो हिस्से, एक तो यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा की जो खामियां हैं, शिक्षा व्यवस्था की जो खामियां हैं, वो थोड़ा दूर हो सके, और दूसरी बड़ी कोशिश यह है कि शिक्षा के माध्यम से समाज की जो खामियां हैं वो थोड़ा दूर हो सके। हमने दिल्ली में कोशिश की, सारी सरकारें बजट के लिए रोती हैं। अब मैं तो गांव से आता हूं जी, और हम उन परिवारों में से जो गांव से आए, एक छोटे कस्बे में आए, फगौता से निकले पिलखुआ आए, पिलखुआ से निकले दिल्ली पहुंचे। इस यात्रा में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है। हम आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अपना पराक्रम होगा, अपना पुरुषार्थ होगा, लेकिन साथ साथ हमसे पहले किसी एक पीढ़ी ने, हमारे पिताजी की पीढ़ी ने, हमारे दादाजी की पीढ़ी ने, हमारे परदादा की पीढ़ी ने, किसी एक पीढ़ी ने तय किया होगा कि यार हमको ना अपने बच्चे पढ़ाने, छज्जा बाद में बनवा लेंगे, कमरा बाद में बनवा लेंगे, पहले बच्चे पढ़ाने। किसी एक स्तर पर आज शायद हमारे सामने वो संकट ना हो, लेकिन गांव में ठाकुर जैसे उस वक्त के बहुत छोटे कस्बों में रहने वाली पीढ़ियों के सामने ये संकट होता था, और ये संकट के समय बहुत क्रूशियल डिसीजन किसी एक पीढ़ी ने घर में लिया होगा, हमसे पहले की 1, 2, 3 पीढ़ी ने, कि साहब ऐसा करते हैं, घर में कमरा भी बनवाना है, या शायद साइकिल भी खरीदनी है, या शायद एक पशु खरीदना है, या शायद पड़ोसी का खेत खरीदना है, बाद में खरीद लेंगे, पहले अपने बच्चों को पढ़ा देंगे। ये किसी एक ने निर्णय लिया हो, और अपने परिवार में चर्चा करके देख लीजिए, उस निर्णय की बदौलत आज हम कहां हैं। आज हम जहां बैठे हैं, 1, 2, 3 पीढ़ी पहले लिए गए उस निर्णय की बदौलत बैठे। संयोग से हमारे राष्ट्र के परिवार ने वो निर्णय लिया। हम कहते तो रहे कि हमें अपने अपने बजट का, जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, लेकिन कहते ही किया नहीं। राष्ट्र में एक परिवार है, सरकार उसमें परिवार में डिसीजन मेकर की भूमिका निभाती है। जब हमें मौका, और मैं एक पत्रकार के रूप में हमेशा इस बात पे अपने आप से सवाल पूछता रहा है, हमारे देश में एजुकेशन पे खर्च क्यों नहीं करते हैं, एजुकेशन पे खर्च क्यों नहीं करते हैं। तो जब हमें अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला, अरविंद केजरीवाल जी से मैंने कहा कि मुझे उन्होंने वित्त मंत्री भी बनाया और शिक्षा मंत्री भी, तो मैंने उनसे कहा कि आपका निर्देश क्या है, आपका मार्गदर्शन क्या है वित्त मंत्री के लिए, पहली बार बजट बना रहा हूं। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत लाइन कही जो आज भी मेरे कानों में इको करती है। उन्होंने कहा मनीष बाकी सब ठीक है, करते रहो जो करना है, पुराना कैसे चल रहा है, आगे का कैसे चल रहा है। एक लाइन कही उन्होंने, और वो शायद
पिछले 5-6 साल में जो काम हुआ है दिल्ली में शिक्षा में, उसका ब्रह्म वाक्य है कि अगर पुल बनाने में, स्कूल बनाने में किसी एक को चुनना हो तो स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो पुल अपने आप बना। ये है और उस पर चलते हुए पिछले 6 साल से दिल्ली में एजुकेशन का बजट हम 25% रखते आ रहे हैं। 25% हमने भी खर्चे काटे। जैसे मैंने कहा ना, किसी परिवार ने कर सकता, आज हो सकता है ना काट रहे हो अपने बच्चे पढ़ाने को, पर हमसे 3 पीढ़ी पहले किसी परिवार ने काटे होंगे, इसलिए हम आज इस स्थिति में बैठे हैं कि हम अपने बच्चों को आराम से पढ़ा पा रहे हैं। तो आज हमने तय किया कि कुछ खर्चे काट लेते, लेकिन उसको काट के पहले शिक्षा पर खर्च करते हैं और उसकी बदौलत स्कूल बनवाए, स्कूल बिल्डिंग अच्छी की। क्योंकि आज दिल्ली में किसी मोहल्ले से निकला हुआ एक बच्चा तो जाता है बहुत शानदार प्राइवेट स्कूल में जिसकी बिल्डिंग 5 स्टार जैसी दिखती है, और एक बच्चा, मैं जानता हूं बिल्डिंग से पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन बिल्डिंग आत्मविश्वास लाने का काम करती है, अध्यापक में भी और बच्चे में भी। और दूसरा बच्चा जाता है पड़ोसी का उस स्कूल में, जहां होती धोती बिल्डिंग में जाले लगे हुए हैं, धूल उड़ रही है, तो हमने कहा नहीं, गरीब से गरीब आदमी के परिवार के बच्चे को भी बिल्डिंग अच्छी मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए, अच्छी शानदार व्यवस्था। और आप सोच के देखिए, देश की राजधानी में, बाकी तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, देश की राजधानी में 5 साल 6 साल पहले स्थिति ये थी, हम कहने को तो कहते थे भाई टीचर्स आए, महिलाएं भी आए। अब 8 घंटे के लिए मैं जिस व्यवस्था, मैं मतलब व्यवस्था जिस टीचर को कह रही है कि आके हमारे बच्चों को पढ़ाइए, जिस लड़की को कह रही है कि आके हमारा बेटा पढ़ो, हमने तुम्हारे लिए स्कूल बनवाया है, उस स्कूल में टॉयलेट तक नहीं, टॉयलेट सड़ा हुआ है। 8 घंटे में उस महिला को कैसे कह सकता हूँ कि मेरे स्कूल में आके पढ़ा दो? 8 घंटे में उस लड़की को कैसे कह सकता हूँ बेटा पढ़ने के लिए आ जाओ, मैंने स्कूल बनवा रखा है तुम्हारे लिए? एक टॉयलेट तक नहीं, पीने का पानी तक नहीं, गंद बचा हुआ। धीरे धीरे करके उस तरफ ठीक किया। हमने शिक्षकों से बात की और एक चीज की, हमारे में शिक्षा सुधार की कई बार बात हुई देश में, मैं पत्रकार हूं, चीजों की समीक्षा करके देखता हूं, लेकिन जब शिक्षा सुधार की बात हुई तब तक शिक्षकों ने कमी निकाल के बात की, तुम शिक्षकों, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ये ठीक करो। हमने कहा मैं पूरे शिक्षकों पर भरोसा करता हूं, हम अपनी सरकार की कमी ठीक करें। हमने सरकार की कमियां ठीक करने की कोशिश की, शिक्षकों को सम्मान दिया। जो पहले विदेश की ट्रेनिंग और सब के लिए आईएएस अधिकारी और मंत्री जाया करते थे, आज हमारे सैकड़ों हजारों शिक्षक जाके फिनलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, रशिया, जर्मनी, सब देशों में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमने अपने प्रिंसिपल्स के लिए, यहाँ से पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, समझ सकते हैं उस वैल्यू को। प्रिंसिपल होना एक बड़ा काम है, अध्यापक होने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप का काम है। हमने अपने प्रिंसिपल्स के लिए आईएम के साथ मिलकर स्पेशल ट्रेनिंग कराई के साथ स्कूल लीडरशिप की ट्रेनिंग इनके अलग से डिजाइन करो, गवर्नमेंट स्कूल का लीडर कैसा होना चाहिए, स्कूल लीडर कैसा होना चाहिए। तो वहां से निकला एक कारवां, धीरे धीरे चला। जिन स्कूलों का रिजल्ट पहले 80% बड़ा मुश्किल आता था, आज वो 98% लेके आ रहे हैं। जो स्कूल हमेशा प्राइवेट स्कूलों से पीछे माने जाते थे, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल वो लगातार पिछले 4 साल से प्राइवेट स्कूलों से आगे रिजल्ट लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी बच्चा, हम जानते हैं, थोड़ी सी मेहनत करता है तो दिल्ली में उसको भेजते हैं कोचिंग के लिए, कोटा भेजते हैं। यकीन मानिए दिल्ली में इस साल, पिछले साल जो रिजल्ट आया है, कई स्कूल ऐसे हैं जहां की 80 लड़कियों में से, 80 लड़कों में से 25, 30, 35 तक ने नीट का एग्जाम पास किया बिना कोचिंग। एक गवर्नमेंट स्कूल ऐसा है दिल्ली का भी हमारा, जिससे इस साल 5 बच्चे निकल के आईआईटी गए, उसके अलावा बाकी निजी कॉलेज में अलग। मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि पीढ़ी खड़ी करनी पड़ेगी, 4-5 साल बोलना पड़ेगा। राजनीति में इत्तेफाक से तुरंत सबको कैश क्रॉप चाहिए। आज मैंने कोई योजना बनाई, कल मेरी वाहवाही हो जाए, परसों मुझे वोट मिलता है। इसीलिए राजनीति में कभी शिक्षा को महत्व नहीं दिया गया। लेकिन केजरीवाल जी, आदरणीय रामनिवास गोयल जी के मार्गदर्शन में हमने उसको प्रयोग के रूप में किया कि नहीं यार, वोट मिले ना मिले बाद में देखेंगे, पहले कड़ा दिन करके थोड़े स्कीम को कट करके लगाते हैं, एजुकेशन में पैसा लगाते हैं। आज रिजल्ट निकल रहा है सर, आज रिजल्ट निकल रहा है। हमारे बच्चे, मुझे नहीं पता हमारे देश में कितने बच्चे ओलंपियाड शब्द का मतलब समझते होंगे। नॉर्मल बात करो तो लोगों को लगता है ओलंपिक्स का गेम में भाग लेने की बात हो रही होगी,
लेकिन आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे मॉस्को में फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल जीत के ला रहे हैं, तिरंगा लहरा के आ रहे हैं। तो ये कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्डिंग बनाने से पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ टीचर्स को विदेश भेज देने से या अपने बच्चों को अच्छे पासिंग मार्क्स ला देने से पढ़ाई नहीं होती है। देश बड़ा नहीं होता है, समाज बड़ा नहीं होता है। इसके लिए 3 छोटे-छोटे इंटरवेंशन हमने किए हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे इसका जिक्र, क्योंकि यहाँ बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हैं समाज के, इसकी चर्चा समाज में होना जरूरी है। बिल्डिंग बने ना बने, पेड़ के नीचे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। टीचर विदेश जाए ना जाए, अगर उसका छात्र का संपर्क बन गया तो यहीं बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई झंझट नहीं है उन चीजों में। असली चीज जो कोर ऑफ एजुकेशन है, उसमें 2-3 इंटरवेंशन किए हैं हमने, और मैं चाहता हूं वो यहाँ समाज में स्टे करे, समाज के बीच चर्चा का विषय बने। कल चर्चा का विषय बनेगी तो परसों राजनीतिक डिमांड बन के रहेगी। वो ये एक तो हमने दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया है। हैप्पीनेस करिकुलम हमारी भारत की पुरानी परंपरा रही है, मेडिटेशन की। हम 16 लाख बच्चों को रोजाना 5 मिनट बैठ के, हमारे स्कूलों में रोजाना 1 पीरियड पहला हैप्पीनेस क्लास का होता है, और उसमें 5 मिनट क्लासरूम के अंदर बैठ के, वहां प्रेयर वाला मेडिटेशन नहीं, क्लासरूम के अंदर बैठ के टीचर और बच्चे 5 मिनट मेडिटेशन से अपने स्कूल की शुरुआत करते हैं। और उसके बाद कुछ हैप्पीनेस, भारतीय चर्चाएं, भारतीय जो चिंतन रहा है उस पर आधारित कुछ चर्चाएं, कुछ एक्टिविटीज वैसी होती है जिससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिससे बच्चों के अंदर रिस्पेक्ट आ रही है। उस हैप्पीनेस क्लास की एक सक्सेस मैं बताता हूं आपको। मैं पूछता रहता हूं बच्चों से, साहब ये हैप्पीनेस क्लास बंद कर दें क्या? बेकार की चीज शुरू हो गई, आप तो मैथ पढ़ने आए थे, आप तो साइंटिस्ट बनोगे, हैप्पीनेस बंद कर दें क्या? तो बच्चे कहते हैं नहीं जी, बंद मत करना। ऐसे टिप टेस्ट होता है ना, मैं ऐसे करता रहता हूं। तो मैंने पूछा भाई फायदा बताओ मुझे। तो एक बार ऐसी पेरेंट्स की मीटिंग में मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला, एक मदर ने मुझे बोला कि सर आप जानते नहीं है, जब से ये आपकी हैप्पीनेस की क्लास शुरू हुई है ना, हमारा बच्चा स्कूल से आता है, आप सोचिए गरीब परिवार की माँ क्या बोलती है, हमारा बच्चा जब स्कूल से आता है तो क्लास में आके पूछता है, घर पे आके मम्मी कहती रहती थी बेटा खाना खा ले बेटा, एकदम राउडी मूड में रहता था। लेकिन ये हैप्पीनेस क्लास 1 साल की करने के बाद उस बच्चे के अंदर, मेडिटेशन और ये सब करने के बाद उसके अंदर इतना परिवर्तन आया है, घर में आके पूछता है, जब मैं कहती हूँ बेटा खाना खा ले, वो आके पूछता है मम्मी आपने खा लिया? और सिर्फ पूछता नहीं है, गरीब परिवार के लिए देखिए कितनी बड़ी चीज है, परिवर्तन है उसके परिवार के रिश्तों में। वो जाके अंदर जाके किचन में चेक करता है कि मम्मी प्यार में तो नहीं कह रही, खा लिया, बचा हुआ नहीं मम्मी के लिए। ये रिश्तों में पकड़ आ रही है, इससे खुशी आ रही है। आईआईटी की डिग्री शायद हम भी दिला देंगे, और भी बहुत लोग दिला रहे हैं। हम देश में पहली बार नहीं आईआईटी की बात कर रहे हैं कि बच्चे आईआईटी निकल गए। इस देश में आईआईटी में गए हैं जब से आईआईटी बनी है बच्चे। लेकिन एक परिवार का बच्चा माँ से आके पूछ ले कि माँ तेरे लिए बचा हुआ है क्या, और जाके माँ जब कहे कि हाँ बेटा बचा हुआ है चिंता मत कर, तो किचन में जाके चेक कर ले कि माँ प्यार में तो नहीं कह रही है, लाड़ में तो नहीं कह रही है, और खत्म तो नहीं हो गया घर का खाना। वो रिश्ता मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। हैप्पीनेस क्लास इसके लिए हमने शुरू की। हैप्पीनेस तो इसी से आएगी, परिवार से आती है, संबंधों से आती है। दूसरी चीज हमने शुरू की है दिल्ली के स्कूलों में, जिसका मैं चाहता हूं कि समाज में जिक्र हो, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है साहब कि हम अपने स्कूल और कॉलेजेस में केवल और केवल जॉब सीकर्स पैदा करते हैं। हम केवल और केवल अच्छे आईआईटी में भेज दें बच्चे, आईआईएम में भेज दें, जॉब सीकर्स पैदा कर रहे हैं। हम अपना बच्चा मेहनत करते हैं, देखो छोटा सा बच्चा खेल रहा है मस्ती से, थोड़ी देर बाद हम इसको किसी स्कूल में अच्छे में पढ़ाएंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे, और हमारा सपना क्या है, व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा सपना क्या है ऐसे बच्चों को लेके कि हम इनको अच्छे से पढ़ा लें, पाल लें, और उसके बाद अमेरिका को दान दें। अपने बच्चे पढ़ा हम इसलिए रहे हैं, बड़े इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों को दान दें। इसलिए पढ़ने के बाद खुश होते हैं, हमारा बच्चा 4 करोड़ में चला गया, हमारा बच्चा 3 करोड़ में चला गया। आप सोचिए, मैं चाहता हूं इस देश में राष्ट्रीय चिंतन शुरू हो इस बात पे कि हम जॉब सीकर्स जब तक पैदा करते रहेंगे, हमारे देश की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। सर मैं स्कूल में पढ़ता था, कलौदा गांव है, वहां पे मुझे पढ़ाया जाता था, अध्यापन से जुड़े हुए लोग बैठे, जान समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सर स्कूल में पढ़ता था तो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था 3 तरह के देश होते हैं, विकसित देश,
विकासशील देश और अविकसित देश, है ना। और जब मैं पढ़ता था लगभग 80s में 86 में मैंने हाई स्कूल किया था, उससे पहले ही पढ़ा दिया गया होगा। कलौंदा में हाई स्कूल किया था मैंने, कलौंदा आपने सुना होगा, अच्छा लगेगा था। तो वहां पर पढ़ाते थे तो पूरे यूपी में ये पढ़ाया जाता था, हम भी पढ़ते थे कि साहब 3 तरह के देश होते हैं और भारत अभी विकासशील देश है। तो एक सहज जिज्ञासु बालक के मन में सवाल आता था, यार ये अच्छा है, हम विकसित नहीं है पर विकसित भी नहीं है, ये विकासशील है, ये संभव थोड़ी सांत्वना तो है। तो हम टीचर से पूछते थे, गुरुजी अब ये विकसित कब तक हो जाएंगे? बोले चिंता मत करो, सरकारें लगी हुई है, 10 साल में विकसित हो जाएंगे। साहब इसलिए मैंने यह बताया कि आज मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और आज क्या पढ़ा रहे थे, भारत अभी भी कहाँ है? विकासशील देश। और भारत अगले, जब मेरे बच्चे के बच्चे भी पढ़ रहे होंगे तब तक भी विकासशील रहेगा अगर हम अपने स्कूलों में जॉब सीकर माइंडसेट पढ़ाना बंद नहीं करेंगे। अगर हम अपने स्कूलों में केवल और केवल नौकरी खोजने वाले लड़के पढ़ाते रहेंगे, लड़कियां पढ़ाते रहेंगे, तो भारत विकसित नहीं हो सकता। सिंपल सा है, रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा मैं, कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं। आप सिंपल सा सोच लीजिए ना, हम एक लड़के को पढ़ाते हैं, यहाँ से अच्छा कॉलेज देख के दिल्ली में भेज देते हैं IIT में, उसके बाद IIM में चला जाता है, उसके बाद जाके गूगल में नौकरी करता है। अब साहब हमारे हिस्से में क्या आया, देश के हिस्से में 4 करोड़ रुपए की तनख्वाह हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप ये तो सोचो कि गूगल जिस देश ने बनाई है उस देश के हिस्से में क्या आ रहा है। वो 4000 करोड़ का जो व्यापार कर रहा है उसकी सारी इकोनॉमी तो उसके हिस्से में आ रही है। मैं 4 करोड़ रुपए खुश हो रहा हूं। कैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है? अगर हमने अपने स्कूलों में जॉब प्रोवाइडर्स पैदा करने शुरू नहीं किए तो ना तो हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं और ना हम इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। एकमात्र राजमार्ग है कि हम अपने स्कूल में नवीं, और ये हमने शुरू किया वहां पे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में, नवीं 10वीं 11वीं 12वीं का रोजाना फर्स्ट पीरियड हमारा होता है बच्चे के अंदर से डर निकालने का पीरियड। हम बोल रहे हैं उसको एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी लाना, उसके अंदर हिम्मत पैदा करना, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना उस चीज को लेके, और उससे हम उसके बिजनेसमैन से संवाद कराते हैं, उसको हम उसकी कहानियां सुनाते हैं, लोगों की प्रेरक कहानियां। उसमें हम उससे 1000 रुपए देते हैं 11वीं 12वीं में कि साहब ये लो, हमने तुमको दिए, जाके बिजनेस करो, चाहे पड़ोस की दुकान से पेन खरीद के रास्ते में खड़े होकर बेचो, भुट्टा बेचो, कुछ भी करो, 4 लड़के मिलकर कॉफी की दुकान लगा लो, जो भी करो, लेकिन जाओ 11वीं 12वीं के लड़के के हाथ में 1000 रुपए दे देते हैं, जाके इन्वेस्ट करो मार्केट में, जो फायदा होगा वो तुम्हारा, जो लॉस होगा वो सरकार का। 4 लाख बच्चों को ये पैसा दिया जा रहा है हर साल। इससे बच्चे के अंदर का डर निकलेगा, और वो जब निकलेगा तो सर एक दुकान भी खोलेगा तो जाके 4 लड़कों को नौकरी मिलेगा, एक छोटा सा काम भी करेगा, जॉब सीकर नहीं बनेगा। वो हम इस पे प्रयोग कर रहे हैं। और मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं आत्मप्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस क्षेत्र से प्यार करता हूं, इस क्षेत्र की मिट्टी से प्यार करता हूं। मैं अपने गांव जाता हूं, मैं देखता हूं कि जब तक इस चिंतन को हम नहीं खड़ा करेंगे साहब, चीजें नहीं बदलेंगी। आप नेता का नाम X की जगह बदल के Y कर लीजिए, पार्टी का नाम X की जगह बदल के Y कर लीजिए, शहर का नाम X की जगह बदल के Y कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। इस पढ़ाने के पूरे तरीके को बदलना पड़ेगा, पूरी शिक्षा के पैराडाइम को नया बदलना पड़ेगा, तब जाके ये शाखा खड़ा हो सकता है, तब जाके तब जाके मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं जब मैं दुनिया की टोपोग्राफी को देखता हूं कि दुनिया का, पता नहीं आप में से कितने लोगों को सूचना है, क्रिटिकल, आप तो गूगल का जमाना है, खोल के देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा फर्टाइल प्लेन इरिगेटेड लैंड है जो भारत का ये वाला हिस्सा है। दुनिया का सबसे बड़ा फर्टाइल है, इरिगेटेड है और प्लेन है। 3 क्वालिटी है इसमें, प्लेन है, फर्टाइल है, इरिगेटेड है, खूब पानी है गंगा यमुना के बीच में। लेकिन हम कर क्या रहे हैं इतने क्षेत्र पे? अगर थोड़ा सा भी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हमारे पीढ़ी में आ गया होता तो इस देश को इकोनॉमी, इस देश की इकोनॉमी का हम बना देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो ताकत है कि इस देश की इकोनॉमी का भूभाग बन सकता है, मध्य बिंदु बन सकता है। लेकिन कुल मिला के क्या करें? कुल मिला के स्कूल कॉलेजों से लड़के निकाल के नौकरियां करने दिल्ली भेज रहे हैं या कहीं और चले जा रहे हैं और 20-25-50 हजार की नौकरियां करके आ रहे हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि इस पर चिंतन सुनो, मैं चाहता हूँ कि इस पर बात सुनो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में हो जाएगा। दिल्ली में भी 5 साल में सब कुछ खत्म नहीं हो गया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। आखिर में आप सबके बीच में एक सपना छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि जिस पवित्र आत्मा के आज हम अमृत महोत्सव में शामिल हुए हैं, उनके जीवन पर लिखी गई किताब के विमोचन के अवसर पर शामिल हुए हैं, अगर उनको सही मन से श्रद्धांजलि देनी है तो एक सपना देखना बहुत जरूरी है। और वो सपना आपके बीच छोड़ के जा रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से कुछ लोग उस सपने को लेके इस हॉल से बाहर जाएंगे। और वो सपना ये है कि आज हमारे हापुड़ में, पिलखुआ में, दिल्ली में हर जगह ऐसे परिवारों की कमी नहीं है जहां बच्चा थोड़ा सा भी आगे पढ़ने लगता है, थोड़ी आर्थिक क्षमता है, तो लोग सोचते हैं यार मेरा बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो मैं ना इसको हार्वर्ड में पढ़ने भेजूंगा, सोचते हैं ना, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने भेजूंगा, कैम्ब्रिज में पढ़ने भेजूंगा, जापान में पढ़ने भेजूंगा, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने भेजूंगा, सोचते हैं। कल्पना कीजिए कि ऐसा दिन आ जाए कि अमेरिका के किसी देहात में बैठा हुआ परिवार बात कर रहा हो, हमारी थोड़ी सी जुगाड़ लग जाए ना तो हापुड़ के उस यूनिवर्सिटी में पढ़ हमारे हापुड़ में हार्वर्ड क्यों नहीं हो सकता? अगर बॉस्टन में हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ शिक्षकों की योग्यता में कमी है, क्या कमी है? एक से एक धुरंधर शिक्षक हैं, आज हार्वर्ड का डीन इंडिया का आदमी है। हम हार्वर्ड जैसी संस्थाएं हापुड़ में क्यों नहीं? मतलब हापुड़ और हार्वर्ड को कन्वर्ट कर देना। बॉस्टन में बैठ के कोई परिवार सोचे या जुगाड़ लग जाए तो हापुड़ में भेजना है। हम हापुड़ में बैठ के बॉस्टन भेजने अपने बच्चों को, MIT भेजना चाहते हैं, चाहते हैं कैनेडी स्कूल चला जाए। हम क्यों नहीं सकते? पर ये सच तब होगा जब हम सपना तो देखना शुरू करें। हमने शिक्षा को लेकर सपने नहीं देखे। तो मैं आज इस पवित्र अवसर पर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सपना देखिए, सपना देखिए कि हमारे देश के स्कूल और कॉलेजेस की हालत ऐसी हो जाए, इतनी शानदार हो जाए कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका के देशों में छोटे छोटे कस्बों में बैठे हुए लोग ये सोच रहे हों कि हमारे बच्चे को अगर हम अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो हम भारत के किसी यूनिवर्सिटी में भेजें, हम भारत के स्कूल में भेजें। सपने को सच होने में समय लगेगा और ये भी संभव है कि एक आध पीढ़ी खप जाए इसमें, लेकिन किसी ने सपना देखा था ना जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, तब हम यहाँ खड़े हैं ना। गांधी जी ने कोई सपना देखा था ना, नेहरू जी ने, नेताजी ने कोई सपना देखा था ना, तब खड़े हैं। उस पीढ़ी ने सपना देखा था, आज हम आजाद भारत में खड़े हैं। आज की पीढ़ी अगर सपना देख गई कि शिक्षित भारत, समर्थ भारत खड़ा करना है, तो ये जरूरी है कि हम बैठे हों और हमारी अगली पीढ़ी के बच्चों की जो बहुत खड़ी है ये जरूर उस भारत में बैठी होगी, इसी हॉल में बैठी होगी आज से 50 साल बाद। तो इनके लिए आइए मिलके एक समर्थ राष्ट्र खड़ा करें। और मेरा अपना यकीन है, इस मिट्टी से निकला हूँ, शिक्षक का बेटा हूँ, कि शिक्षा के अलावा कोई राजमार्ग नहीं है। और एक महान शिक्षाविद को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती कि हम अपने राष्ट्र के चेतना में, अपने समाज की चेतना में, अपने परिवार में, नुक्कड़ में, हापुड़ के उस चौराहे पे जिस पे देश और दुनिया की राजनीति की चर्चा होती है, उसमें शिक्षा की चर्चा शुरू हो जाए। हम सब